घना अंधेरा था। बिजली की हल्की चमकती लहरें आसमान को चीरती और बारिश की बूंदें शीशों पर थपथपाती। उस रात प्रियंका अपने सजे हुए कमरे में अकेली बैठी थी, सुहाग की सेज पर, लाल जोड़ा पहने, चुपचाप दरवाजे की ओर नजरें टिकाए अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजा खुलने की आवाज से वह चौंक जाती है। आदित्य अंदर आता है। आदित्य सख्त लहजे में, देखो, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता अगर मेरे माँ बाप जबरदस्ती न करते। एक काली अनाकर्षक लड़की, तुमसे? ये कमरा मेरा है, तुम सामने वाले कमरे में सो जाओ। प्रियंका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह इतने अरमान सजाए बैठी थी। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसके कानों में ठहाकों की आवाजें आने लगी। उसने कॉरिडोर से निकलकर सीढ़ियों के पास खड़े होकर देखा तो उसकी सास और ससुर दोनों बैठे हंस रहे थे। ससुर, देखा कितना दहेज मिला है, हमारा तो घर भर गया। अमीर घर से रिश्ता जोड़ने का यही फायदा होता है। कमाल कर दिया, इतनी रकम मिली है दहेज में कि तिजोरी छोटी पड़ गई। सास, वो तो ठीक है, लेकिन इस काली कलमुही से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मैं तो अपने रमेश की दूसरी शादी किसी सुंदर लड़की से करूंगी। ससुर, अरे वो सब बाद में, अभी तो पैसों के मजे लो और वो घर में नौकरानी की तरह काम करती रहेगी। प्रियंका की दुनिया उसी पल बिखर गई। मेरे पापा से ये सब कितने मीठे बनकर बात कर रहे थे। पापा ने मेरे रंग के कारण ही इन्हें इतना दहेज दिया था। वो पैसों से मेरी खुशी खरीदना चाहते थे। उन्हें पता लगेगा तो न जाने क्या बीतेगी। वह दूसरे खाली कमरे में पड़े पलंग पर बैठी रोती रही। न जाने कब उसकी आँख लग गई। सुबह वो उठकर नीचे चली गई। सास, बहू तू अपने मायके फोन कर दे, वो तुझे पगफेरे के लिए आज ही ले जाए। यहाँ हम तेरी मुंह दिखाई कर नहीं सकते, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। प्रियंका चुपचाप ऊपर आकर फोन करने लगती है। उसके पापा आकर उसे ले जाते हैं। घर जाकर वो किसी से बात नहीं करती, अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। शाम को उसकी ससुराल से कोई उसे लेने नहीं आता। प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है। वह चुपचाप स्टोर रूम से चूहे मारने की दवा लाकर पी लेती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वो खड़े होकर इधर उधर देख रही थी। वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तभी वो देखती है सामने उसका ही शरीर पड़ा था। वह एक आत्मा बन चुकी थी जिसकी मुक्ति बहुत दूर थी। ये कष्ट को जिंदा रहने से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। वह सीधे अपने ससुराल पहुंच जाती है। वहाँ उसके सास ससुर आदित्य को जेवर और रुपया दिखा रहे थे। आदित्य, मुझे आप लोगों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब समझ आया आपका ये प्लान था। तभी उन्हें कमरे में जोर से हवा चलने का एहसास होता है। कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी। उसी समय सामने दीवार पर लगी घड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है। कमरे की लाइट भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पलंग पर पैसे और जेवर बिखरे पड़े थे। तभी आदित्य के मोबाइल पर फोन आता है। उसे सुनकर आदित्य के होश उड़ जाते हैं। आदित्य, माँ, प्रियंका के पापा का फोन था। वो बुरी तरह रो रहे थे। आंचल ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। सास, चलो अच्छा हुआ खुद ही पीछा छूट गया। चल अभी तो वहाँ चलते हैं। कुछ दिन बाद मैं तेरी पसंद की लड़की से शादी करा दूंगी। तीनों दरवाजे की ओर चल देते हैं, लेकिन ये क्या दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सास, कौन है? तभी कमरे में अंधेरा सा होने लगता है। ससुर, अरे खिड़की खोलकर किसी को आवाज दो, लगता है दरवाजा बाहर से बंद है। तीनों दरवाजे को धक्का देने लगते हैं। दूसरी ओर पलंग पर पड़े नोटों में आग लग जाती है। पूरा बिस्तर जलने लगता है। जेवर भी उसमें पिघलने लगते हैं। ये देखकर तीनों डर जाते हैं। तीनों एक दूसरे को पकड़कर खिड़की की ओर जाने लगते हैं, लेकिन ये क्या? खिड़की भी नहीं खुलती। कमरे में धुआं भरता जा रहा था। सास ससुर का खांस कर बुरा हाल था। आदित्य उन्हें नीचे बिठा देता है। वो खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। पलंग की आग बुझ चुकी थी, बस थोड़ी सी सुलग रही थी।
तभी किसी ने आदित्य का पैर पकड़कर खींचा। आदित्य गिर गया। उसके सिर में गहरी चोट लगी थी। उसके मम्मी पापा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रहा था। तभी उसने देखा खिड़की के पास सफेद कपड़े पहने प्रियंका खड़ी थी। वह जोर जोर से हंस रही थी। प्रियंका, क्यों दहेज चाहिए ना? रख लो दहेज, मैं अब तुम्हारे बेटे को साथ ले जाऊंगी। सास, बहू हमें माफ कर दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। प्रियंका, वो देख तेरा दहेज जल रहा है। प्रियंका ने दरवाजा खोला तो बाहर रखा सारा दहेज का सामान जल रहा था। पूरे घर में धुआं भर रहा था। इधर आदित्य बेहोश हो चुका था। प्रियंका उसके सीने पर बैठी उसका गला दबा रही थी। कुछ देर तक आदित्य पैर पकड़ता रहता है, फिर वो दम तोड़ देता है। ये सब देखकर आदित्य के मम्मी पापा बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो सामने पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। इंस्पेक्टर, आप ठीक है? ये सब कैसे हुआ? ससुर, बहू ने मारा मेरे बेटे को, उसे पकड़ो। इंस्पेक्टर, आपकी बहू तो सुबह ही मर चुकी है। सास, नहीं, हमारे सामने ही उसने मारा है, मेरे आदित्य को उसे मत छोड़ना। आदित्य के मम्मी पापा इंस्पेक्टर से गुहार लगा रहे थे। साहब, हमें बचा लो, नहीं तो वो हमें भी मार देगी। वो यही है, आप उस कमरे में देखो। इंस्पेक्टर पूरा घर देख लेता है लेकिन कोई नहीं मिलता। आदित्य की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर वह चला जाता है। इधर प्रियंका का शव लकड़ियों पर रखा था। उसके पिता बिलख बिलख कर रो रहे थे। सभी रिश्तेदार जो कल तक शादी की खुशियां मना रहे थे, आज उदास खड़े थे। प्रियंका ये सब देखकर रो रही थी। पापा, काश मैं इन लालची लोगों के यहाँ उसका रिश्ता नहीं करता, कम से कम मेरी बेटी मेरे घर में तो रहती। अब मैं किसे देखकर जिंदा रहूंगा। अंतिम संस्कार के बाद सब चले जाते हैं। प्रियंका अब अपने अगले शिकार अपने सास ससुर को मारने चल देती है। प्रियंका तो चली गई, लेकिन कुछ रिश्ते मरकर भी बाकी रहते हैं और कुछ आत्माएं जब तक न्याय नहीं पा लेती, शांति नहीं पाती। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आराधना टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नई कहानी, नई सीख और नए जज्बात के साथ। नमस्कार।